हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करेंट अफेयर शो। आज 11 मई 2021 है और आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंपी त्वचा रोग किस राज्य में देखा गया? तो लंपी त्वचा रोग बिहार में देखा गया। अब लंपी त्वचा रोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे सबसे पहली बात है, बिहार सरकार ने लंपी त्वचा रोग जो एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों और भैंसों में लंबे समय तक रोगाणुत रहने के कारण फैलता है। यह सबसे पहली बार अगस्त 2019 में जब उड़ीसा में प्रकोप सामने आया, तब यह 5 जिले में मवेशियों में यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैला था। यह पॉक्सी वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है। इसका प्रमुख लक्षण है, यह पूरे शरीर में 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास के नोड्यूल के रूप में प्रकट होता है, विशेष रूप से सिर, गर्दन तथा जो मादा मवेशी होते हैं उनके स्तन ग्रंथि और जननांग के आसपास फैल जाता है। इसका गांठ धीरे धीरे बड़ा होता है और गहरे घाव की तरह खुल जाते हैं। इसका फैलाव का प्रमुख कारण है, यह मच्छरों, मक्खियों और टिक्स और पिसूस और लार, दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस मानव जनित गैस की उत्सर्जन की रिपोर्ट जारी की है? इसमें ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जो मीथेन है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मानव जनित मीथेन उत्सर्जन पर संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। सबसे पहला सुझाव है, जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव को से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में 45% कटौती की जानी चाहिए, जो 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि को रोक सकेगा। यदि यह कमी की जाएगी तो इससे क्या क्या फ़ायदा है? इससे 2,60,000 समय से पहले होने वाले मौतें, 7,75,000 अस्थमा से संबंधित अस्पताल का सालाना दौरा, साथ ही 25 मिलियन टन फसल के नुकसान को भी रोका जा सकेगा। इस रिपोर्ट में प्रमुख चिंताएं को व्यक्त की गई है। सबसे पहले 1980 के दशक में इस रिकॉर्ड को इकट्ठा करने की शुरुआत की गई। किसी भी समय की तुलना में मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में वर्तमान समय में बहुत तेजी से हो रही है। नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दौरान हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा है, परंतु वातावरण में मीथेन पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल जितना था उतना इस वर्ष भी है। यह चिंता का कारण था क्योंकि मीथेन अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 3, जो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय खतरा के कारण विदेशी निवेशकों के लिए कानून पारित किया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी डेनमार्क हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। डेनिश संसद ने भविष्य के विदेशी निवेशों की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए कानून पारित किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं। नए कानून के तहत रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। इनमें डेनमार्क की 5G नेटवर्क के निर्माण के लिए चीन के हुआई द्वारा बोली पर सुरक्षा चिंताओं के बाद नए कानून विकसित किया गया था। डेनमार्क की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर TDC ने आखिरकार इस काम के लिए हुआवे के बजाय एरिक्सन को चुना। विदेशी निवेशकों का आकलन विदेशी सरकार, सशस्त्र बल या अन्य राज्य संस्थाओं के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों के लिए उनके संभावित लिंक पर किया जाएगा। कानून ग्रीनलैंड या फेरो आइलैंड्स पर लागू नहीं होता, क्योंकि डेनमार्क के अधीन यह राज्य या देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो
155वीं जयंती है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय उदार राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। सोसाइटी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य विधायी निकायों के माध्यम से उन्होंने गोखले ने भारतीय स्वशासन और सामाजिक सुधारों के लिए अभियान चलाया। 1905 में जब गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो वे अपनी राजनीतिक शक्ति के चरम सीमा पे थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जो भारतीय शिक्षा पद्धति का विस्तार था। वे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। अगली क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। WHO द्वारा साइनोफार्मा वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है, यह किस देश की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो चीन है। चीन के साइनोफार्मा द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को स्वास्थ्य उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता की जांच की गई होगी और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स वैक्सीन का प्रयास द्वारा किया जा सकता है। साइनोफार्मा बायोटेक की 3 बिलियन खुराक का उत्पादन करने की योजना अंतिम चरण में है। अगली क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा ने किसे डिजिटल भुगतान के लिए भागीदारी चुना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ENAM है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कोटक महिंद्रा ने घोषणा की कि उसे कृषि उपज के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदारी के रूप में चुना गया है। KMBL किसानों, व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठन सहित ENAM मंच द्वारा सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से कोटक ENAM प्लेटफॉर्म पर भुगतान, संशोधन और निपटान सेवाओं प्रदान करेगा, जो कृषि उपज की खरीदारी और विक्रेता के बीच निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करेगा। कोटक ने अपनी भुगतान प्रणाली और पोर्टल पर सीधे ENAM पोर्टल के भुगतान इंटरफेस के साथ एकीकृत किया है, जो ENAM प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाले एग्री प्रतिभोगियों के लिए त्वरित और सुरक्षित लेन देन सक्षम करने के लिए है। 1985 में स्थापित कोटक महिंद्रा समूह एक भारतीय वित्तीय समूह है। फरवरी 2003 में समूह प्रमुख कंपनी कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ, जो बैंकिंग में परिवर्तित होने वाला पहली भारतीय गैर बैंकिंग वित्त कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बन गई। अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। स्पेस एक्स द्वारा स्टारशिप्स की लैंडिंग हाल ही में किया गया, यह कौन सी प्रोटोटाइप है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 5 है। सीरियल नंबर 15 SN15 यानी कि स्पेस एक्स कंपनी द्वारा विकसित फ्यूचरिस्टिक स्टारशिप रॉकेट एक प्रोटोटाइप नासा के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत करते हुए सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए सफलतापूर्वर्क लैंड करने में सक्षम हुआ है। नवीनतम सफल लैंडिंग नासा और स्पेस एक्स के लिए एक राहत है, क्योंकि स्टारशिप के 4 पिछले प्रोटोटाइप ऐसा करने में विफल रहे। यह 5वां प्रोटोटाइप है जो सफलतापूर्वक से लैंडिंग हुआ। अब जान लेते हैं स्टारशिप्स होता क्या है। यह स्पेस एक्स द्वारा निर्मित फुल स्केल स्टेनलेस स्टील बुलेट के आकार का स्टारशिप्स है। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यात्रा के लिए गेम चेंजर के रूप में वर्णित किया गया है, जो पृथ्वी के कक्षा, चंद्रमा और मंगल पर चालक दल और कार्गो के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य परिवहन प्रणाली है। स्पेस एक्स ने स्टारशिप
को दुनिया का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन के रूप में वर्णित किया है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से अधिक ले जाने की क्षमता है। नवीनतम विकास का महत्व, या जो नवीनतम विकास किया गया इसका महत्व क्या क्या है। पुनः प्रयोज्य अंतः विषय यात्रा पर को सुलभ बनाने में है। स्पेस एक्स का मानना है कि लॉन्च लागत के बहुमत को एक रॉकेट के निर्माण के खर्च के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसे अंततः पुनः प्रवेश के दौरान जलने के लिए डिजाइन किया गया है। संभावित अनुप्रयोग क्या क्या है सो देख लेते हैं। स्टारशिप्स उपग्रहों के आगे और कम लागत पर फाल्कन वाहनों की तुलना में वितरित कर सकता है। यह कार्गो और चालक दलों दोनों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा सकता है। एक बार विकसित होने के बाद स्टारशिप से मानव स्पेस फ्लाइट के विकास और अनुसंधान के लिए चंद्रमा तक बड़ी मात्रा में कार्गो ले जाने में मदद करने की उम्मीद की जाती है। चंद्रमा से परे अंतरिक्ष यान को इंटर प्लेनेटरी मिशनों के लिए भी चालक दल और कार्गो के ले जाने के लिए यह डिज़ाइन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको देखते हैं। सरकार ने हाल ही में किस पीढ़ी बैंकिंग सुधार की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 5 है। सरकार ने हाल ही में नए बैंकिंग सुधार की घोषणा की, जिसमें शामिल है बुनियादी ढांचे के लिए एक विकास वित्तीय वित्त संस्थान की स्थापना, खराब गैर निष्पादित परिसंपत्तियां की समस्याओं के समाधान के लिए एक बैड बैंक का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण ताकि अतिरिक्त पूंजी जुटा इनके बोझ को कम कर सके। 5वीं पीढ़ी के सुधार बैंकिंग बढ़ावा देना है। इसका प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। आला बैंकिंग विभिन्न ग्राहकों और उधारकर्ताओं की विशिष्ट और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। अनिवार्य रूप से ये विशेष बैंक RAM यानी खुदरा कृषि, MSME बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण, थोक बैंकिंग, मध्य और बड़े कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, वित्तीय सलाहकार सेवाओं जैसे क्षेत्र में वित्त की पहुंच को आसान बनाएगा। प्रस्तावित DFI या आला बैंक कम लागत वाले सार्वजनिक जमा और बेहतर परिसंपत्तियों देयता प्रबंधन के उपयोग करने के लिए विशेष बैंक के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा मजबूत स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और शहरी बैंकों RAM बैंकों में परिवर्तित हो सकते हैं और दोहरे नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और ESG पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और शासन ढांचे के पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि लंबे समय में अपने हितधारकों के लिए मूल्य बना सके। सरकार को क्षेत्रवार नियामकों की स्थापना करनी चाहिए और उन्हें विलफुल डिफॉल्टरों से प्रभावी तरीकों से निपटान के लिए अधिक शक्तियों के साथ तैयार करनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है, कितने रुपये से अधिक नकद के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम के प्रावधान में ढील दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख से अधिक रुपये तक के लिए छूट दी गई है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब सभी अस्पताल, नर्सिंग इकाइयाँ औषधालय और कोविड देखभाल केंद्र मरीज से 2 लाख रुपये से अधिक नकद स्वीकार कर सकेगा। ऐसे भुगतान के लिए रोगी और आदाता को पैन और आधार जमा करना होगा। इस साल 1 अप्रैल से 31 मई के बीच छूट दी गई है।
इसके बाद पूर्णतः पहले जैसा कानून कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा को DGCI की मंजूरी मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO, ऑप्शन नंबर बी। अब तो DRDO द्वारा विकसित यह दवा के बारे में जान लेते हैं। DRDO के द्वारा विकसित ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को भारत ड्रग्स कंट्रोल जनरल DGCI द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। यह दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से मुंह में लेना है। यह वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाता है और वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकती है। डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालाओं के सहयोग से DRDO लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा दवा विकसित की गई है। नैदानिक परीक्षणों के परिणाम से पता चला है कि यह अणु अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेजी से ठीक होने में मदद करता है और पूरक ऑक्सीजन निर्भरता को कम करता है। DGCI ने इस दवा आपातकालीन उपयोग को कोविड के गंभीर रोगियों के लिए एक सहायक चिकित्सा के रूप में अनुमति दी है। एक सामान्य गुण और ग्लूकोज के एनालॉग होने के नाते इसे आसानी से देश में उपलब्ध कराया जा सकता है। पिछले साल अप्रैल में वैज्ञानिकों ने कोशीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए और पाया कि यह अणु SARS CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम करता है और वायरस विकास को रोकता है। इन परिणामों के आधार पर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 रोग में 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के द्वितीय चरण में नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी। द्वितीय चरण में नैदानिक परीक्षण में दवा कोविड रोगियों में सुरक्षित पाई गई और उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। चरण 2 का परीक्षण पिछले वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच 110 रोगियों पर किया गया था। चरण 3 में नैदानिक परीक्षण 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 220 रोगियों पर किया गया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like and share